गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 और दोस्तों महेश। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के बारे में। आज ही के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो महिलाओं के आरक्षण के बारे में या फिर कहें भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक उनका जन प्रतिनिधित्व करने के लिए जो इनका एक सुझाव था, अब वो सुझाव नहीं, अब वो अधिनियम की तरफ बढ़ गया है। अब ये असल बात कहें तो अभी ये अधिनियम नहीं हुआ है। पहले हम समझते हैं दोस्तों अभी है क्या, अभी ये बिल का रूप ले लिया है। ठीक है, बिल के बाद ये अधिनियम होगा, अधिनियम के बाद कानून। तो चीजों को पहले समझने का प्रयास करें तो और आसानी होगी। देखिए यहाँ पे बिल, ठीक है, तो बिल कहते किसे हैं? जब कोई मसौदा तैयार करके लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है। अभी देखिए ये किसी एक, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा से पारित नहीं हुआ है। जब तक पारित नहीं होगा तब तक वो बिल होगा। जब लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन से वो पारित हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति बकायदा उसकी सिग्नेचर वगैरह करेंगे, हाँ फला जो है कि अंश से पारित हो गया, तब जाके बनेगा। बनने के बाद जब दोनों सदनों के साथ बहुमत से पास हो जाएगा, ठीक, तब जाकर ये कानून बनेगा। और असल मायने में यदि मैं आपको बता दूं कानून होता क्या है, तो दोस्तों जब तक धरातल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से ना हो तब तक आप उससे कानून नहीं कर सकते। ऐसे तमाम तरह की चीजें, अधिनियम बनी, कानून बना, पर कहीं खो चुका है। वो भी हमारे देश के जन कल्याण के लिए बना था, पर आज कोई मतलब नहीं है उन सब चीजों का। तब इसका बात करेंगे। अभी देखिए हम बता दें 128वां संविधान संशोधन ये बिल है, बिल लिखा है ना, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, या फिर आप जो अपने मित्रों के साथ आप डिबेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो इन सारी बातों का याद होना, पता होना बहुत ही आवश्यक है। इन्हीं प्रश्नों के बाद जो है कि नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो तर्क वितर्क होंगे, यही करेंगे। कभी कभार कहा जाता है ना, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वही जो है नकल कर सकता है, कॉपी कर सकता है, या फिर यदि उसे जरा सा हिंट आप देंगे ना तो पूरा पकड़ लेगा। और जिसने पढ़ा ही ना हो, जिसने इन सारी चीजों के बारे में जाना ना हो, उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे? तो अभी हम बता दें अधिकतम जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप एमपी बोलते हैं, या फिर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उनकी संख्या 552 है। अधिकतम मैं बता रहा हूँ। पर निर्वाचन का जो प्रक्रिया है, निर्वाचित जो है वो है 543। और राष्ट्रपति के द्वारा जो अन्य होते हैं, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के जो होते हैं वो 2 हैं, तो हो जाता है 545। पर अभी फिलहाल 543 है निर्वाचित। यदि इसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया जाता है, तब जाके 181 महिलाओं की संख्या हो जाएगी और एक बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। और ये पिछले 15 साल के लिए होगा, ठीक, ऐसा नहीं है कि नहीं 100 साल के लिए कर दिया गया है। ये संसद के द्वारा जब पास होगा, बाकायदे कानून हो जाएगा, तो ये जो है कि 15 साल के लिए होगा। 15 साल के बाद यदि संसद को, देश के लोगों को जरूरत होगी, महसूस होगा कि नहीं अभी और भी सुधार करने की आवश्यकता है, तब उन चीजों को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, संसद उस चीज को एक्सपेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है। वर्तमान में यदि देखा जाए, ठीक है, जो महिला सांसद हैं, जो एमपी हैं हमारे देश में, लोकसभा जो सदस्य हैं, वो फिलहाल 82 हैं। और 82 स्थिति बहुत ही संतोषजनक है, सूची बहुत ही संतोषजनक है। जब हम वैश्विक स्तर पर जाते हैं, महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें बहुत अच्छा महसूस नहीं होता है। क्योंकि कई सारे वहाँ प्रदेश होते हैं, वो सीधा सीधा सवाल करेंगे, आप अपने देश की महिलाओं की शिक्षा के लिए आपने क्या किया, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया, जो राइट टू इक्वलिटी होती है, समानता का अधिकार पुरुषों और महिलाओं को लेकर, उसके लिए आपने क्या किया। और जो महिलाओं का राजनीतिक स्तर है या फिर राजनीतिक योगदान है, उसके लिए आपने क्या किया। तो कहीं न कहीं उसके बाद जो है वैश्विक स्तर पर हमारे जो है
पॉलिटिशियंस के जो चेहरे हैं, ठीक है, उनके चेहरे जो है धूमिल हो जाते हैं। बहुत बढ़िया नहीं संख्या है, ठीक है। आप यूरोपीय कंट्री में चले जाइए, ये सारी चीजें बहुत पहले से निर्धारित हैं और हम अब जाके 21वीं सदी के आखिरी पड़ाव पे हैं, तब जाकर हम इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक गंभीर बात है। कुछ राज्यों की मैं बात करूं, एमएलए की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप गांव में चिल्लाते रहते हैं भैया विधायक विधायक, तो वहां पर देखिए तो छत्तीसगढ़, सोचिए संसाधन के मामले में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो संसाधन के मामले में बहुत बेहतर है। पर दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बारे में किसी से छुपा नहीं है, ये राज्य संसाधन के रूप में इतना परिपूर्ण होने के बाद भी गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है। और ये वास्तविकता है। भारत जैसा देश पहले सोने की चिड़िया था, उसके बाद क्या हुआ, यूरोप के फलाने ढिकाने हर विश्व के जितने भी ताकतवर देश थे उनका नजर हमारे देश पर पड़ा और हमें लूट लिया गया। कोई विकास नहीं हुआ। उनका उद्देश्य यही था कि यहाँ से इस देश को निवेश बनाइए और यहाँ से जितना भी संसाधन है सब उठा ले चलिए अपने यहाँ, सब लेकर चलो, मैन्युफैक्चर करो, कच्चा माल लेकर चलो, यहाँ के इंसानों को उसी में लगा दो। और असल में क्या हुआ, भारतीयों के जीवन के बारे में, यहाँ की महिलाओं के बारे में, मतलब गुलाम थे हम लोग यहाँ पर। उसी प्रकार से लंबी समय तक इसका शोषण हुआ छत्तीसगढ़ जैसे राज्य का। फिर भी इतना होने के बाद भी आप देखेंगे 14.4% वहां पे एमएलए। सोचिए, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, इन राज्यों से बहुत आगे, बहुत बेहतर है। तो ऐसे राज्यों को एक हैंडशेक तो बनता ही है। और मिजोरम दोस्तों एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एक भी महिला प्रतिनिधि, एमएलए, विधायक नहीं है और अपने आप में ये बहुत ही अपमानजनक बात है। मैं उड़ीसा जैसे राज्यों की बहुत अच्छी बात बताता हूँ। उड़ीसा जैसा राज्य जो बहुत पहले ही 33% वहाँ की विधानसभा में उसने पारित कर दिया। नवीन पटनायक जैसे जैसे मुख्यमंत्री, ये लोग बहुत बड़ी चीज थी। ऐसा नहीं हुआ कि ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। इससे पहले भी कई सारी सरकारें आई, उन्होंने ऐसा किया, पर कहीं न कहीं विपक्ष के लोग या पक्ष के लोग अड़ंगा डाल देते थे। एक समय था जब 2010 में मनमोहन सिंह जी राज्यसभा में पास करवा लिए थे, ठीक, बिल को पास करवा लिए थे, पर उस समय 2010 में कई राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से यूपीए गवर्नमेंट सत्ता में थी और जिसके बाद सपा और राजद ने मिलकर अपना हाथ वापस कर लिया। क्या नहीं भैया, पहले तो आप ये बताइए कोटा निर्धारित करिए ओबीसी के लिए। आपने देखा होगा कि आज भी ओबीसी के लिए कई सारे ऐसे नेता हैं जो मतलब पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ठीक है, पिछड़ों का हित ऐसे बताते हैं, पर वास्तविकता कुछ अलग है। वो अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कोई यादव के नाम पे, ठीक, कोई मतलब जितने भी ओबीसी में आती हैं जाती हैं, सारे लोगों को लेकर बस अपनी अपनी राजनीति हो रही है, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेका जा रहा है। जैसे ही अवसर खत्म होता है वो भी भूल जाते हैं, उसके बाद फिर 5 साल बाद मिलेंगे। आप राजभर जी को ले लीजिए, जिनको बड़ा अपमानित किया जा रहा है प्रियंका मेढक के नाम से, हालांकि नहीं कहना चाहिए, पर कहने का तात्पर्य यह है कि दल बदलू नेताओं का बहुत ज्यादा समझ सम्मान नहीं रह जाता है। आपने जिधर देखा सत्ता उधर छूट गए। तो याद रखिएगा, नेताओं को कभी भी कोई भी जाति धर्म नहीं होता है, ये आपको बरगलाएंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आपको बेवकूफ बनाने का कार्य करेंगे, प्रलोभन देंगे, लालच देंगे कि कैसे आप उनके झांसे में आ जाएं और आप उनके फेवर में अपने मत का चुनाव कर दें। देखिए, सपा राजद उस समय तो ओबीसी का कोटा करके बहाना कर दिए और इससे बड़ा भी हास्यास्पद वो था, उन्होंने कहा कि भैया इससे शहरी महिलाओं और स्वावलंबन का जो जीवन हो तो उनका जीवन का स्तर ऊंचा हो जाएगा। तो जो रूरल एरियाज में जो ग्रामीण औरतें हैं उनमें कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा और हम जो लोग हैं, हम लोग जमीन से उठे हुए लोग हैं, पहली प्राथमिकता हम ग्रामीण महिलाओं को देंगे। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। यूपी सरकार ने काफी हाथ पैर जोड़ा, उन्होंने कहा ना, यदि आप हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे, जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगे तो हम जो है अपना हाथ हटा लेंगे। चूंकि लाइन उस समय 2010 में सरकार थी तो सरकार गिर जाती, इसलिए लोग डर गए। तो यही सारी बातें। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं
कुछ राज्यों के आंकड़े देख लेते हैं जहाँ पे एमएलए जो विधायक है उनकी संख्या महिलाओं की कितनी बेहतर वो देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे अग्रणी राज्य है जहाँ पर महिलाओं की संख्या विधायक के रूप में सबसे ज्यादा है, वो है देखिए 12 है, यूपी में 11 है, महाराष्ट्र में 8 है, उड़ीसा में 6 है, गुजरात में 6 है, एमपी में 4 है, छत्तीसगढ़ में 3 है, बिहार में 3 है। और एक चीज आपको बता दें, ये तो अन्य राज्यों में जो महिलाओं की संख्या है विधायक के रूप में वो है यहाँ पे आंकड़े। पर एक चीज आपको बता दें, मुझे नहीं लगता कि 2024 के चुनाव में 33% आरक्षण लागू हो जाए, क्योंकि अभी ये जो आरक्षण लागू हुआ ना वो परिसीमन और जनसंख्या के आधार पर होगा। अभी तो लगता नहीं है कि जनसंख्या परिसीमन हो पाएगा। जहां तक मुझे लगता है 2029 के चुनाव में भी संभव होगा, क्योंकि इस समय जो कहा जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब इस बार का हो सकता है जो चुनाव होगा राज्यसभा जो विधानसभा और जो सांसद का चुनाव होगा एक साथ हो। ये संभव नहीं है कि इस बार से लागू हो जाए, पर देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी जब भी हो ये महिलाओं के लिए, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए बहुत ही बेहतर और सुनहरा अवसर है। ठीक है, सारी राजनीतिक पार्टियों को इसका जो है वेलकम करना चाहिए। हालांकि इस समय जितने भी विपक्षी पार्टियां थी सब लोगों ने इसका तहे दिल से शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि इस समय हमारे देश की मांग है, इस समय जरूरत है महिलाओं को आगे आने के लिए, महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए। थोड़ा सा हम कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं और देख सकते हैं कि राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या होता है वो 250 है और उन 250 में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी है, बढ़िया है। 31 है, फिर भी हमें और भी इसमें इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है और सुधार करने की आवश्यकता है, तब जाकर अच्छी बात बनेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ आंकड़े में 2019 के लोकसभा चुनाव की यहाँ पर दूंगा कि जो दो ही राजनीतिक पार्टियों की बात करें, क्योंकि यही दो ऊर्जा है, राष्ट्रीय है। एक बीजेपी की बात करें, कांग्रेस। तो कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के लोगों को कितना % जो है वितरण किया था, ठीक है, सीटों का 9.5। और शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित जाति होती है उनको 12.5 दिया गया था और जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं उनको 14.8 दिया गया। अन्य राजनीतिक पार्टियों से बहुत बेहतर, और स्पेशली मैं बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कथनी और करनी में बहुत अंतर है, तो यहाँ पे सिद्ध हो गया। देखिए अब यही देखिए इनकी स्थिति देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन्होंने क्या किया है, सामान्य वालों को 8.6% दिया है, महिलाओं को जो टिकट का वितरण होता है, और SC को दिया इन्होंने 5.9% और अनुसूचित जातियों को दिया 6.7%। तो ये आंकड़े आप देख सकते हैं 2019 के चुनाव के हैं, जिसमें लोकसभा के चुनाव में महिलाओं को जो टिकट का वितरण दिया गया है कितना दिया गया है। ठीक, तो कांग्रेस का जो बीजेपी से काफी अच्छा यहाँ पे स्थिति देख सकते हैं। तो सबसे कहने का मतलब यही है दोस्तों, यदि ये बिल अधिनियम बनता है, अधिनियम के बाद कानून बनता है, तो हमारे भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तब जाकर हम कहें कि हाँ महिला एम्पावरमेंट की अब बात हो रही। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है या मनमोहन सिंह ने किए हैं, ये 3 दशक से लंबित कह सकते हैं योजना थी। ठीक, बहुत पहले से इस योजना पे, इस बिल पे, अधिनियम पे विचार विमर्श चल रहा था। और जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी इसको मुझे लगता है 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 6 बार इसको अमल में लाने का प्रयास किए, पर हर बार उसी की भांति भाई, क्योंकि लगभग मैं बता दूं अटल बिहारी वाजपेयी की जितनी बार भी सरकारें बनी कुछ लोगों के सहयोग से बनी। और बता दें भारत में सबसे छोटा कार्यकाल यदि किसी का बना था तो 13 दिन का, मात्र सोचिए 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और इन्हीं के संगी साथियों ने जब अपना हाथ हटा लिया तो इनकी 13 दिन के अंदर सरकार गिर। इस वजह से इन्होंने महिलाओं के हक के लिए, उनके आरक्षण के लिए हमेशा इन्होंने बात किया, ठीक है, संवैधानिक तरह से बात किया। पर दोस्तों इनके पास बहुमत न होने की वजह से बार बार इनको निराशा हाथ लगी। पर अब बेहतर स्थिति है, बेहतर समय है, अब इन सारे चीजों पे अमल हो जाना चाहिए। तो आज के इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो है आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमारी उत्साहवर्धक कर सकते हैं, ठीक है।
और यदि इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। कोई आपके विचार हो तो जरूर रखें।